आज का हमारा वीडियो है वार्षिक परीक्षा 2022 कक्षा 11वीं में विषय अंग्रेजी। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, साथ ही आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव, क्लासमेट्स के पास शेयर कीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है सेक्शन ए में, रीड द फॉलोइंग पेजेस केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ऑन द बेसिस। मतलब पैराग्राफ को पढ़कर प्रश्न के उत्तर देना है। तो ये जो पैराग्राफ दिया गया है ये बैक्टीरिया वायरस के ऊपर दिया गया है। तो पहला क्वेश्चन की ओर चलें। रिनोवी वायरस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, तो ये कॉमन कोल्ड के लिए, कॉमन कोल्ड मतलब सामान्य जो सर्दी जुकाम होता है। व्हाट मेक्स रिसर्च स्टडी एंड रेमेडी ऑफ वायरल डिजीजेस डिफ़िकल्ट, तो ये होगा वेराइटी ऑफ वायरसेस। ऑप्शन नंबर ए इसका सही रहेगा। अगला है बैक्टीरियल इन्फेक्शंस आर काज्ड बाय, तो ये वायरसेस। ऑप्शन नंबर सी इसका सही रहेगा। इन कॉमन कोल्ड मतलब सामान्य सर्दी में, बिफोर अफेक्टिंग द लंग्स वायरसेस अफेक्ट, मतलब लंग्स मतलब फेफड़ों को अफेक्ट करने से पहले, प्रभावित करने से पहले क्या होता है, तो लीनिंग ऑफ द नोज, नाक बहना। अगला है वाई इज मेडिकल साइंस स्ट्रगलिंग टू एबोलिश कॉमन कोल्ड, मतलब कॉमन कोल्ड को हटाने या एबोलिश करने में मेडिकल साइंस संघर्ष क्यों कर रहा है कि देयर इज़ ए वेराइटी ऑफ वायरसेस। क्यों? क्योंकि वायरसेस की वेराइटी है, मतलब बहुत सारे वायरस है। आज आपको सर्दी ज़ुकाम हो गया है और 2 महीने बाद फिर सर्दी ज़ुकाम होगा, तो ज़रूरी नहीं है कि उसी वायरस के कारण आपको हो। तो वायरस में वैरायटी है, इसी कारण की वजह से इसको एबोलिश करना कठिन है। अगला है नेम अ डिसीज दैट इज हैव गेट रीड ऑफ, ये होगा टाइफस। ऑप्शन नंबर सी इसका सही रहेगा। ए वर्ड इन द पेजेस विच मीन्स डिजीज़, मतलब इस पैराग्राफ में ऐसा कौन सा शब्द है जिसका अर्थ बीमारी है, डिजीज़ है, तो वो है ऑप्शन नंबर सी इसका सही रहेगा, एलमेंट। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सिनोनिम ऑफ फनी। सिनोनिम का अर्थ होता है पर्याय। क्या होता है? पर्याय मतलब समानार्थी। तो फनी, फनी मतलब होता है हास्यप्रद, मजाकिया, तो ये होगा रेडिकुलस। ऑप्शन नंबर ए इसका सही रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिमिलर इन मीनिंग ऑफ कॉमन, कॉमन शब्द का सिमिलर क्या होगा, तो वो होगा ऑर्डिनरी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही रहेगा। अगला है व्हाट इज़ द वर्ब फॉर्म ऑफ इन्फेक्शन, इन्फेक्शन की वर्ब फॉर्म क्या होगी, तो वो होगी इफेक्ट, इन्फेक्ट माफ कीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है रीड द फॉलोइंग पेजेस केयरफुली एंड मेक नोट्स ऑन द बेसिस ऑफ योर कॉम्प्रीहेंशन ऑफ पेजेस, गिव अ सुटेबल टाइटल टू, मतलब पैराग्राफ को पढ़कर नोट मेकिंग करना है और इसका टाइटल ढूंढना है। तो इसका जो टाइटल होगा वो होगा पेरेंटिंग। पेरेंटिंग मतलब होता है पालन पोषण करना, जैसे माता पिता, पेरेंट्स, है ना। तो ये एक आर्ट है और इससे रिलेटेड ही ये पैराग्राफ है। तो टाइटल तो इसका ये हो गया। अब नोट मेकिंग कैसे करना है वो हम पहले ही बता चुके हैं, ठीक है, और उसकी मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है। वो वीडियोस यदि आपने नहीं देखे हैं तो उसको ज़रूर देखिएगा, आपकी क्लास 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपके लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। हाउ टू मेक नोट्स। अब सेक्शन बी की बात करें तो इन्होंने काफ़ी अच्छा आपके लिए हेल्प कह सकता हूँ की हुई है, क्योंकि एक ही क्वेश्चन के 3 ऑप्शन दे दिए उन्होंने, है ना। मतलब या तो ये पहले वाला करो आप, है ना, जो है ट्री प्लांटेशन ड्राइव के ऊपर लिखना था आपको, या फिर ये अनक्लेम्ड ऑब्जेक्ट मतलब बॉम्ब ब्लास्ट का जो हमारी प्लेलिस्ट के माध्यम से हम पहले ही आपको बता चुके हैं, पढ़ा चुके हैं, तो ये आप कर सकते थे। अनक्लेम्ड ऑब्जेक्ट मतलब बॉम्ब ब्लास्ट का पोस्टर आपको बनाना था, तो आई होप कि आपने बना दिया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। तो दूसरा जो चौथा जो क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है ये आपको एक लेटर लिखना था न्यूज़पेपर के लिए, है ना, जिसमें आपको बताना था कि कंसर्न अबाउट डिट्रियोटिंग लॉ, मतलब जो नियम कानून कायदे हैं उनका उल्लंघन करना, उसके लिए, है ना। उसके बाद में 5वां जो क्वेश्चन था ये इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर, इम्पैक्ट के ऊपर आपको एक पैराग्राफ राइटिंग करनी थी, कंपोजिशन करना था। इसके अथवा में आप चाहें तो आपको एक रिपोर्ट भी लिख सकते थे, वो इको प्लांटेशन के ऊपर, है ना, ट्री प्लांटेशन के ऊपर लिख सकते थे। अब बात करते हैं हम सेक्शन सी की, जिसमें ग्रामेटिकल पोर्शन दिया गया है। तो पहले क्वेश्चन की ओर चलें तो पहला है रोहित इज़ एमएससी। तो एमएससी के उच्चारण को हम देखेंगे तो हिंदी वर्णमाला के स्वर से इसके उच्चारण की शुरुआत हो रही है, एमएससी। तो यहाँ पर क्या आएगा? एन आएगा। अगला क्वेश्चन है माई मदर, माफ़ कीजिएगा, माई यंगर ब्रदर इज स्टैंडिंग एट द फर्स्ट पोजिशन इन हिज क्लास रो, तो यहाँ पर आएगा द। अगला है द बॉल पास्ट हिज हेड, तो इसमें आएगा ओवर। अगला क्वेश्चन है वॉक केयरफुली लिस्ट यू शुड फॉल। अब शुड को आएगा, ओवर क्यों आएगा, ये ऑलरेडी हम पढ़ा चुके हैं। ग्रामर फॉर ऑल के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, जिसमें सभी क्लास 11th 12th के
एकेडमिक ईयर के अकॉर्डिंग जो भी सिलेबस आपका ग्रामर का है वो सब हम पढ़ा चुके हैं, ठीक है। तो उनको ज़रूर देखिएगा, नेक्स्ट क्लास में भी आपको हेल्प मिलेगी। अब यहाँ पर आएगा द पुलिस अरेस्टेड लास्ट नाइट लिव्स नियर बाय बिल्डिंग, तो इसमें आएगा होम, ठीक है, WHOME। अगला क्वेश्चन है डू एज डायरेक्टेड। डू एज डायरेक्टेड मतलब जैसा दिया गया है वैसा करना है। जैसे पहला दिया गया है डिड यू डू इट, तो इसको चेंज इनटू प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में करना था। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब हैज़ और हैव का प्रयोग होता है, ठीक है। तो यहाँ पर यू आया है तो यू के साथ में क्या आएगा? हैव आएगा। तो हेल्पिंग वर्ब आगे आएगी और वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पर आएगा हैव यू डन इट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अगला है दे हेल्प्ड मी, चेंज इनटू पैसिव वॉइस। तो यहाँ पर सब्जेक्ट है दे, हेल्प वर्ब है और मी यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, तो पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो जब पास्ट इंडेफिनिट का एक्टिवाइज सेंटेंस रहता है तो हम पास्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर होगा मी, इधर आ जाएगा तो मी का हो जाएगा आई के साथ में आता है वाज, वर्ब की थर्ड फॉर्म, हेल्प्ड बाय, दे का देम हो जाएगा। तो आई वाज हेल्प्ड बाय देम। अगला क्वेश्चन है सी इज टू ऑनेस्ट टू टेल ए लाई, रिराइट यूजिंग सो दैट। सो दैट का यूज़ करना है तो जहाँ पर TOO दिया गया है वहाँ पर आप क्या करेंगे? सो, और TO2 के स्थान पर लगा देंगे दैट। और जब हम वाक्य में सो दैट का प्रयोग करते हैं तो इस दैट के बाद में हम सब्जेक्ट का प्रोनाउन और कैन नॉट कुड नॉट का यूज़ करते हैं। तो जब सेंटेंस प्रेजेंट का हो तो कैन नॉट और पास्ट का हो तो कुड नॉट। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा सी इज़ सो ऑनेस्ट दैट सी कैन नॉट टेल अ लाई। अगला है स्विमिंग इज़ नॉट ईजी, इसको इन्फिनेटिव करना है। इन्फिनेटिव मतलब टू इन्फिनेटिव की वो बोल रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा टू स्विम इज़ नॉट ईजी, ओके। अगला क्वेश्चन है डॉग्स बार्किंग बाइट सेल्डम, रीअरेंज द वर्ड्स टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस। मतलब इन शब्दों को सही क्रम में लिखना है। तो ये कहावत है, प्रोवर्ब है, बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट, मतलब भौंकते हुए कुत्ते कभी कभार काट भी लेते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब सेक्शन डी की ओर चलें। तो सेक्शन डी में यहाँ पर रीड द फॉलोइंग पेजेस केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो इट, मतलब इन पैराग्राफ को पढ़कर प्रश्न के उत्तर देना है। तो पैराग्राफ जो है हमारी हॉर्नबिल जो बुक है उससे लिया गया है। ये पहला ही पैराग्राफ है जो द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी खुशवंत सिंह के द्वारा जो लिखी गई है, पहला ही लेसन है, उससे लिया गया है ना। तो क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हु इज़ द ऑथर ऑफ द पेजेस, मतलब इस पैराग्राफ के लेखक कौन है? तो वो है खुशवंत सिंह। पोर्ट्रेट ऑफ लेडी इस लेसन का नाम है। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज अपोजिट ऑफ फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल का अपोजिट क्या है? तो फ्लेक्सिबल का अर्थ होता है लचीला, स्टीफ मतलब होता है कठोर। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही रहेगा, अपोजिट मतलब विलोम लिखना था। अगला है वाई वाज द ग्रैंड मदर्स डेड बॉडी पुट ऑन द ग्राउंड, मतलब दादी माँ के पार्थिव शरीर को ग्राउंड पर क्यों लेटाया गया था? जब भी कोई पार्थिव शरीर होता है, मतलब मृत शरीर रहता है, तो उसको ग्राउंड पर लेटाया जाता है, ज़मीन पर। तो वो इसलिए लेटाया जाता है क्योंकि ये रीति रिवाज हैं, तो इट वाज ए कस्टम। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स मीन साइलेंटली। साइलेंटली का अर्थ क्या है? तो साइलेंटली मतलब होता है चुपचाप तरीके से, तो क्वाइटली आएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। अगला है वाई वाज नो चिरपिंग ऑफ द स्पेरोज, मतलब चिड़ियों ने चहचहाना क्यों नहीं चहचहाई थी? वो इसलिए नहीं चहचहाई थी क्योंकि वो दुखी थी दादी माँ के शांत हो जाने की वजह से। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है रीड द फॉलोइंग स्टेंजा फ्रॉम पोएट्री एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, मतलब जो कविता से एक ये लाइनें ली गई हैं, इनको पढ़कर प्रश्न के उत्तर देना है। तो मैं आपको बता दूं कि द वॉइस ऑफ द रेन पोएम से ये लाइनें ली गई हैं और इसके पोएट का नाम है वॉल्ट व्हिटमैन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए का तो सही आंसर ये रहेगा, क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया है कि हु इज़ द कंपोजर ऑफ द पोएम फ्रॉम विच दीज लाइन हैव बीन टेकन, मतलब ये लाइनें जिस कविता से ली गई हैं उसके कंपोजर कवि का नाम क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही रहेगा। अगला है विच वर्ड इन द स्टेंजा मीन्स एग्जिस्टिंग और कंटिन्यूइंग फॉर एवर, मतलब हमेशा जो चलता रहता है उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं इटर्नल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हु इज़ वेगुअली फॉर्म्ड ऑल टुगेदर चेंज एंड येट द सेम, तो वो है हेवन। देखो यहाँ पर दिया गया है लास्ट लाइन में अपवर्ड टू हेवन वेंस रेगुलरली फॉर्म्ड ऑल टुगेदर चेंज एंड येट द सेम, तो हेवन यहाँ पर सही आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर रीड द फॉलोइंग पेजेस एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो इट, पैराग्राफ को पढ़कर प्रश्न के उत्तर देना है। तो देखिए पहला क्वेश्चन है वाई वाज द ऑथर रिलक्टेंट टू विजिट द फेमिलियर प्लेसेस। ये जो पैराग्राफ ऊपर दिया गया है ये द एड्रेस नाम का जो हमारा लेसन है, और वो लेसन भी कौन सा, जो हमारी बुक है स्नैपशॉट, उससे लिया गया है ना। तो इसमें क्वेश्चन है कि जो लेखिका है
वह फेमिलियर प्लेसेस पर क्यों नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि वहाँ पर जाने से उसको पुरानी यादें आती थी और उससे वो दुखी हो जाती थी। तो सी डिड नॉट वांट टू स्टार पास्ट मेमोरीज। अगला है वेयर डिड द नरेटर सी मिसेस डॉर्लिंग फॉर द फर्स्ट टाइम इन द ट्रेन। अगला है रिपूइंगली का मीन्स क्या होता है, इसका अर्थ होता है आलोचनात्मक। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही रहेगा, क्रिटिकली। अगला है हु हैड कम टू विजिट द नरेटर मदर, मतलब नरेटर्स लेखक की माताजी से कौन मिलने आती है, तो वो आती है मिसेस डॉर्लिंग। बाकी ये क्वेश्चन दिए गए थे। आई होप कि आपका पेपर अच्छा गया हो, और अच्छा गया ही होगा। आपका पेपर कैसा रहा, कितने नंबर के आपके सही रहे, ये आप मुझे कमेंट्स करके बताएं। और वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो ये भी कमेंट्स करके बताएं और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू वंस अगेन।